हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएस बाबा पावर्ड बाई लोकसभा एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और पीसीएस की तैयारी में लगे होंगे, जी जान से जुटे होंगे। और अगर आपको सफलता पानी है तो पूरे जी जान से, पूरी ताकत से इस पढ़ाई को करना होगा। तो इसी कड़ी में हम लोग अभी इस टाइम कर रहे हैं नेट प्रैक्टिस 50 डेज प्लान फॉर यूपी पीसीएस। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस प्लान का 9वां दिन है, 9th डे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 9th डे क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज़ फॉलो दिस इनिशिएटिव ऑन pcsbaba.com, ऑल्सो यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन है द ब्लू मून फिनोमिना अकर्स। ब्लू मून फिनोमिना होती है वो कब होती है? इसमें देखिए ऑप्शंस क्या है। 2 फुल मून अपीयर्स इन सेम मंथ थ्राइस इन कैलेंडर, 2 फुल मून अकर्स इन सेम मंथ, 2 फुल मून अपीयर्स इन 2 कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ सेम कैलेंडर। ठीक है, देन नन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा। The 2 full moon appears in same month when a given within full additional full moon within a given year. Since full moon occurs roughly after every 29.5 days before appears after every 2.7 years, an additional duration of 29.5 days accumulates then in the calendar giving it to additional full moon. ठीक है दोस्तों, इट इज़ कॉल्ड एज ब्लू मून। ठीक है दोस्तों, जब क्या होता है कि सेम मंथ में क्या होता है कि 2 फुल मून अगर होते हैं तो उस फिनोमेना को ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। The group of small piece of rock revolving around the sun between orbits of Mars and Jupiter are called। Mars और Jupiter के बीच में जो स्मॉल छोटे छोटे पत्थर के वो हैं पीसेज हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? कॉमेट्स, मेटियोर्स, एस्टेरॉइड्स और डी है मेटेरॉइड्स। तो इसका आंसर क्या है? एस्टेरॉइड होता है। जो मार्स और जुपिटर के बीच होता है एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। देयर आर स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड सन, दे आर नोन एज एस्टेरॉइड्स। ठीक है दोस्तों, अ ग्रुप ऑफ स्मॉल पीस ऑफ रिवॉल्विंग सन बिटवीन कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज इन सोलर सिस्टम विच आर फाउंड बिटवीन द प्लैनेट्स। अभी हमने देखा था, तो एस्टेरॉइड किसके बीच में पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखिए, मेटियोर क्या है? मेटियोर क्या क्या है? फास्ट मूविंग स्टार है, पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम है, पीस ऑफ मैटर विच इज इंटर इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस, टेलर्स कॉमेट। तो मेटियोर यहाँ पर देख लीजिए क्या है। पीस ऑफ मैटर विच हैज़ इंटर्ड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस। मेटियोर क्या होते हैं कि जो पीस ऑफ मैटर होते हैं जो कि बाहर से अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, उनको मेटियोर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सी आंसर इसका। चलिए, A meteor is a bright streak of light in the sky, also called shooting star or falling star, but actually it is not a star, just a small piece of rocks and minerals. It starts growing when it enters into atmosphere with a very high velocity, burns due to heat caused by air friction. ठीक है, जब ये अर्थ के इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो बहुत ही ज़्यादा एयर फ्रिक्शन कॉज होता है, आई बर्न्स, जल जाता है। तो ड्यू टू दैट light produced, so due to that light we sometimes call it as a shooting star or burning star, although it is not a star, it's just a small piece of some body। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? मेटियोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन थे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट। इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन, जिसको क्या बोलते? प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है दोस्तों, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखा और देशांत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और देशांत रेखा का जो मिलने का पॉइंट है वो पे कहाँ पे है? इसमें घाना, पैसिफिक ओशन, अल्टर्नेटिव ओशन, मोरक्को। तो सी क्या है?
अटलांटिक ओशियन है गल्फ ऑफ ग्यूनिया में, गल्फ ऑफ गुनिया अटलांटिक ओशियन के पास मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा क्वेश्चन देखते हैं, विच ईयर बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे 2000, 1972, 1986, 2002। इसका आंसर क्या है? डी है, 2002। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, द डिकेड 2010-20 हैज़ बीन डिजिग्नेटेड बाय यूएनओ एज द डिकेड ऑफ। 2010 से लेकर 2020 तक का जो डिकेड है वो यूनाइटेड नेशंस ने क्या डिक्लेयर किया है? नेशनल डिजास्टर डिकेड, बायोडाइवर्सिटी डिकेड, क्लाइमेट चेंज डिकेड, इन्वायरमेंट डिकेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, डिसाइडेड बायोडाइवर्सिटी ऑन 20 दिसंबर। ठीक है, तो इसको क्या बायोडाइवर्सिटी डिकेड घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम का बायो कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इसमें ये देख लीजिए, प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस, एज ऑफ इकोसिस्टम, लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स। तो इसका आंसर क्या है? देखिए डी है, लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिक। जितने ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल्स होंगे किसी भी इकोसिस्टम में वो उतना ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। ठीक है, वहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, तो लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने यूज़ किया था पहली बार? ऑप्शन देखिए, सी एच बारो, डी कार्टर, वाल्टर जी रोजन। वाल्टर जी रोजन, डी आर बटिस्ट। इसका आंसर क्या है? देखिए वाल्टर जी रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप यहाँ वाले। 10वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स किसमें है? तो अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस। ऑप्शन इसमें देखिए तो क्या है? अंडमान में है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी पाया जाता है, देन गल्फ ऑफ मन्नार में भी है। ठीक है, गल्फ ऑफ सुंदरबन में देयर इज नो कोरल लीफ। ओके फ्रेंड्स, देयर आर ओनली 3 एरियाज वेयर कोरल लीफ, देन लक्षद्वीप ऑल्सो इट इज फाउंड। ओके, तो यहाँ पर 1, 2, 3 सही है। सुंदरबन में कोरल लीव्स नहीं पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। टोटल कोरल रीफ इंडिया इज 5790 किलोमीटर स्क्वायर। 4 रीजन्स में होता है, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार। ऑल्सो अटोल रीफ्स आर फाउंड इन लक्षद्वीप। अटोल क्या होता है कि टीले जैसा बन जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए इसमें, माइनिंग ऑफ कोरल रॉक्स, आउटब्रेक ऑफ कोरल डिजीज, सिल्टेशन ऑफ सी वाटर, ग्लोबल वार्मिंग। चारों में से कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट कोरल ब्लीचिंग? सो हियर यू कैन आंसर विल बी ग्लोबल वार्मिंग, because coral reefs are very sensitive to the temperature. They are very sensitive to some little bit of change in temperature. ठीक है दोस्तों, तो वाटर गर्म होगा अगर तो वो कोरल रीफ ब्लीचिंग होने स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कोरल्स आर कॉल्ड द रीन फॉरेस्ट ऑफ सी, वन ऑफ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। बेस्ट ग्रोथ occurs in warm, shallow, clear, sunny and agitated water, mainly found between 30 degree north to 30 degree south on either side of equator। मतलब दोनों साइड में इक्वेटर के 30 डिग्री तक पाए जाते हैं। सो वार्म वाटर कैन रिजल्ट इन कोरल ब्लीचिंग व्हेन इट इज टू वार्म। कोरल विल एक्सपेल एल्गाई। इसमें एक एल्गाई होती है, जूजेंथलाई बोलते हैं इसको, जूजेंथलाई, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो इसका कोरल का, उसको जूजेंथलाई बोलते हैं। एल्गी होती है, लिविंग इन दिस कॉजिंग कोरल टू टर्न कम्प्लीटली वाइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग में ये होता है कि उसको जो जूजेंथलाई होता है ग्रीन वो उसको एक्सपेल कर देते हैं, देन इट बिकम्स वाइट, तो इट इज नोन एज कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन थे, कार्टाजीना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायोसेफ्टी एग्रीमेंट, पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज। इसका आंसर क्या है? बायोसेफ्टी। कार्टाजीना प्रोटोकॉल क्या है? वो बायोसेफ्टी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है ये आपको सब। ऑल द प्रोटोकॉल्स यू हैव टू रिमेंबर
which is responsible for what factor? Suppose ozone layer, Montreal Protocol, then global warming, so greenhouse gases, Kyoto Protocol, like that Paris Agreement, then Cartagena biosafety. So all these things you should remember by heart. ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. The Cartagena Protocol is international agreement on biosafety adopted on 29 January 2000, implemented in 2003. India confirmed biosafety on Cartagena Protocol on 23rd January. ठीक है दोस्तों, ये 2003 में इम्प्लीमेंटेड हुआ था. ठीक है, sometimes they are asking which year. So timeline also you should be very careful about these protocols, which act when passed, especially related to environment is very sensitive. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं. 13 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर मैनग्रोव्स? मैनग्रोव्स किस स्टेट में सबसे हाईएस्ट है? जो मैनग्रोव्स पाए जाते हैं, एक चीज़ तो आपको दिमाग में होगा कि ओनली कोस्टल स्टेट्स में पाए गए हैं, कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं मैनग्रोव्स. उसमें देख लीजिए तो ऑप्शन क्या है? गुजरात, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, उड़ीसा. तो इसका आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल में सुंदरबन से. ठीक है, मैनग्रोव. इंडिया इज द मैन टोटल 4600 किलो स्क्वायर, 14% ऑफ कंट्री एंड 3% ऑफ ग्लोबल मैनग्रोव एरिया. तो 8% ऑफ एशिया का मैनग्रोव का टोटल यहाँ इंडिया में पाया जाता है. ऑलमोस्ट ऑल द 12 कोस्टल स्टेट्स हैव रिपोर्टेड मैनग्रोव विजिटेशन. ठीक है दोस्तों, ऑल स्टेट्स बट हाईएस्ट इज वेस्ट बंगाल. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरे नंबर पे गुजरात एंड तीसरे नंबर पे अंडमान एंड निकोबार है, फॉलोड बाय गुजरात एंड अंडमान. पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान निकोबार. चलिए आगे सुनिए. तो वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व एंड सिंपल क्वेश्चन है, 2 फरवरी को मनाया जाता है. चलिए इसको आप देख लीजिएगा. 2 फरवरी 1971 रामसार सिटी, रामसार कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है? वेटलैंड कंजर्वेशन से. ये भी इंपॉर्टेंट है. दिस यू ऑल्सो शुड कीप इन माइंड दैट वेटलैंड कन्वेंशन कौन सा है? रामसार कन्वेंशन इन 2 फरवरी 1971. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं. 15 क्वेश्चन. वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2020 का थीम क्या है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इसका थीम क्या है? देखिए यहाँ पर. तो वेटलैंड फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड एंड ग्लोबल वार्मिंग. तो इसका आंसर क्या है? वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी. ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस यू शुड कीप इन माइंड. चलिए, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, इसका 2020 का जो थीम है. चलिए आगे बढ़ते हैं. 16th क्वेश्चन. सॉरी. इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स 2019. ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 में क्या स्थान है? 77, 64, 142, 68. तो यहाँ पर देखिए इंडिया तो ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स में क्या है? 68 पोजीशन पे है. ठीक है, और ये लास्ट ईयर कितना था? 58 था ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स में. तो 10 स्थान पीछे चला गया है. इट हैज़ स्लिप्ड बाई 10 पोजीशंस. इट इज़ वेरी sad that India got slipped by 10 positions in global competitive index. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं. This year Singapore has replaced US as the world most competitive country. सिंगापुर सबसे ज़्यादा competitive country है. ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड competitive index कहाँ पर कौन मूव करता है? ये भी इम्पोर्टेंट है. वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन जारी करता है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सिंगापुर फर्स्ट प्लेस पे है. ठीक है, रिप्लेसिंग यूएस. और ये जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF इसको जारी करता है. ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स दे आर आस्किंग विच इंस्टीट्यूशन इज रिलीजिंग दिस इंडेक्सेस. ठीक है, तो यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड दोज थिंग्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. 17th क्वेश्चन देखते हैं. मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट विच प्लेस? सिंपल क्वेश्चन है. ऑल द नेशनल पार्क्स रिमेंबर एज मच एज पॉसिबल. ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू cram it because it's very factual. There is no much understanding in these things. So try to refer maps while reading. Then if you remember by map, then easily you'll remember for a long time. You will not forget. So while reading these national parks, biosphere reserves, tiger reserves,
ऑल दिस थिंग्स, रेफर मैप्स, देन यू विल रिमेंबर एंड क्रैम इट स्लोली एंड स्लोली। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर क्या है, आसाम। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो इसका देखिए ऑप्शन क्या क्या है, न्यू दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद। इसका आंसर क्या है, नोएडा। सो दिस ऑल्सो ऑल द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन यू शुड रिमेंबर बाई रिपीटिशन, जस्ट रिपीट दोज इंस्टीट्यूशंस and by the time you will be practicing these tests and other things you will remember। ठीक है दोस्तों, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे, नोएडा में है। ठीक है दोस्तों, यूपी में, नोएडा में। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सब्जी रिसर्च अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, आगरा, कानपुर, लखनऊ, देन डी वाराणसी। इसका आंसर क्या है, वाराणसी में है। जो सब्जी अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है, वाराणसी में है, यूपी में वाराणसी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वेरी फेमस क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन। ठीक है, UNDP। इसमें इंडिया का कौन सा रैंक है, 129, 124, 125, 119। इसका आंसर क्या है, 129। बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, बहुत ही फैमिलियर क्वेश्चन है। एवरी ईयर दे आर आस्किंग इन सम एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए। इसका आंसर देख लीजिए क्या है, 129 रैंक। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए, UNDP जारी करता है। इसका जो टाइटल है रिपोर्ट का वो कभी पूछ लेते हैं, तो बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेजेस, बियॉन्ड टुडे, ये इसका एक टैगलाइन है जो इस साल की रिपोर्ट का है, बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेजेस, बियॉन्ड टुडे। ठीक है, इनइक्वलिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, इनइक्वलिटीज़ इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। जो 21st सेंचुरी है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है, इनइक्वलिटीज़ है, वो उसको हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, इंडिया वाज रैंक इन 2019 एज कम्पेयर टू वन पोजीशन फ्रॉम 130th रैंक इन 2018। 2018 में इसकी रैंक कितनी थी, इसकी रैंक थी 130 हुई है, 130th। सो एक स्थान इम्प्रूव किया है और इस साल इट इज़ एट 129th पोजीशन आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन 2019 SDI इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने 20 हो गए। तो सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टेस्ट। सो आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग दिस इनिशिएटिव। प्लीज़ फॉलो दिस इनिशिएटिव एंड प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व एज मच पॉसिबल एंड कीप रीडिंग, keep watching these videos for explanation, and please be happy, be safe. Okay, see you again in next video. Thank you.